हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आज है 30 जून 2021 और 30 जून से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया? इंडिया में रेबीज फ्री स्टेट बना है गोवा। और लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप बना है पहला कोरोना मुक्त यूटी बना है, यूनियन टेरिटरी। कोरोना मुक्त सबसे पहला ही लक्षद्वीप बना है। इसके अलावा केरला में आप लोगों को खाली में पता होगा एक पहली जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है। और सिक्किम एक पहला स्टेट है। सिक्किम पहला स्टेट है जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैव खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हुई है। वो पहला स्टेट है सिक्किम। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं जो कि रेबीज से रिलेटेड है। रेबीज की जो सबसे पहली मिशन स्टार्ट हुई थी गोवा में, वो सितंबर 2014 को हुई थी। सितंबर 2014 को गोवा में सबसे पहली मिशन स्टार्ट हुई थी। और रेबीज वायरस का नाम है रैप्डो वायरस। इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। ये चीज याद रखेंगे। गोवा का आप लोग नक्शा देख रहे हैं यहाँ पे, और एक किन किन स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। तो आप लोग नक्शे में देख रहे हैं कि उत्तरी गोवा के उत्तर में महाराष्ट्र है, और पूरब में यहाँ महाराष्ट्र है, फिर पूरब और दक्षिण में क्या है? कर्नाटक है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स हर साल 29 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स है क्या? एक्चुअली आप लोगों को पता होगा ग्लोब है, ये ग्लोब है। तो इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दो होते हैं, एक भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है जिसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इक्वेटर। उसके बाद 23.5 डिग्री अक्षांश पे क्या होता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा बोलते हैं। और ये दोनों 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ और नॉर्थ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ में, भूमध्य रेखा से। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 17 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का मतलब ये है सूखा और आपदा को कॉम्बैट करने के लिए, उसे लड़ने के लिए वर्ल्ड डे मनाया जाता है। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे। और 22 मार्च को सबको पता है विश्व जल दिवस है ना, वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसके अलावा 22 मई को भी एक डेट आती है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस। 22 से रिलेटेड मैंने सारी बातें बता दी। ठीक है, नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तीरंदाज कौन बनी है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी बनी है। दीपिका कुमारी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसके अलावा अंकिता भकट, कोमालिका बारी और अभिषेक वर्मा, ये 3 ऐसे तीरंदाज हैं जो कि पेरिस ओलंपिक में ये गोल्ड लेके आए थे। ये भी तीरंदाज हैं, यानी कि चारों के चारों आर्चर्स हैं। आर्चर को हिंदी में तीरंदाज बोलते हैं। ठीक है, ये चारों तीरंदाज हैं। ये सब क्या कब लाए थे? 2012 के पेरिस ओलंपिक में लेके आए थे गोल्ड। और दीपिका कुमारी अभी 2020 के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाइंग हुई है। याद रखेंगे। ओलंपिक से रिलेटेड कुछ बातें याद रखना जरूरी है जो कि एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं।
जैसे कि ओलंपिक कमेटी के हेड कौन है, ओलंपिक का गठन कब हुआ था, और ओलंपिक में जो कितने रिंग हैं, कौन कौन से रिंग कौन कौन से कंटिनेंट को शो करता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस समय प्रेसिडेंट जो है थॉमस बाक हैं, और 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC का गठन हुआ था, और इसी वजह से 23 जून को ही वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाया जाता है, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स जो है लॉजेन में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। लॉजेन में हेडक्वार्टर्स है IOC का। अब यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल में कितने रिंग दिख रहे हैं? 5 रिंग दिख रहे हैं। ये 5 रिंग जो है 5 कंटिनेंट्स को दिखा रही हैं, 5 कंटिनेंट को डिनोट करती हैं। तो इन सब के बारे में जानना जरूरी है कि कौन कौन से कंटिनेंट किस किस को डिनोट करती हैं। आपको ये ब्लू कंटिनेंट दिख रही होगी, ये यूरोप को शो करती हैं, यूरोप। ब्लैक कंटिनेंट किसको शो करती है? अफ्रीका। रेड कंटिनेंट अमेरिकन कंटिनेंट, अमेरिका। इसके अलावा ग्रीन है, ये ऑस्ट्रेलिया को शो करता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर येलो जो है ये किसको शो करता है? ये हमारे एशिया को शो करता है। 5 कंटिनेंट है, पांचों के नाम, पांचों के जो रिंग के कलर है ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक और न्यूज है, अभी जो PV सिंधु है बैडमिंटन प्लेयर, ये ओलंपिक के लिए भारतीय दल के 2 ध्वजवाहकों में से एक की दौड़ में सबसे आगे हैं। ये भी पूछा जाता है कि फ्लैग बियरर कौन है? फ्लैग बियरर को हिंदी में ध्वजवाहक बोलते हैं। इस बार के ओलंपिक में फ्लैग बियरर इंडिया से 2 लोग हैं, जिनमें से PV सिंधु आगे हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। इराक और सीरिया पर किस देश ने एयर स्ट्राइक की है? एयर स्ट्राइक मतलब कहने का मतलब है कि मिसाइल से वार करना होता है, मिसाइल या ड्रोन से कोई वार हो उससे बोलेंगे एयर स्ट्राइक, और ये USA ने किया है, ठीक है। USA ने इराक और सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया है, याद रखेंगे। चाइना के बारे में आपको पता होगा, चाइना की जो स्पेस एजेंसी है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी है। और इसके अलावा USA का पता होगा, USA का है नासा, और रसिया का है रॉसकॉस्मोस। इंडिया का आपको पता होगा इसरो है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा कि तिब्बत में चाइना ने पहली बुलेट ट्रेन चलाई है, जो कि ल्हासा से लेकर के नांगची को जोड़ेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे ही दोनों लगते हैं, ठीक है। और इजराइल में भी अभी एक हमास और इजराइल के बीच में एक युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता होगा, जो कि गाजा पट्टी से रिलेटेड था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल को। इनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये कुछ दिन पहले ही, अभी 2-3 दिन पहले बनाए गए हैं। उनके पहले संजय कोठारी थे, इनका कार्यकाल अभी खत्म हुआ है। हर्षवर्धन सिन्हा कौन है? ये है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि केंद्रीय सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं हर्षवर्धन सिन्हा। के वेणुगोपाल कौन है? के वेणुगोपाल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, इनको बोलते हैं महान्यायवादी, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट है, न्यूज ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सुनने में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर आया है? सबसे पहले स्थान पर इंडिया में पुणे है, जो पहले स्थान पे आया है। ये शहर, पुणे शहर पहले स्थान पे आया है, किसमें? न्यूज ऑन एयर, न्यूज सुनने में, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। न्यूज ऑन एयर, न्यूज ऐप सुनने में पहले नंबर पे आया पुणे। हैदराबाद में भारत बायोटेक कंपनी है, आपको पता होगा, जिसने ये कोवैक्सीन वैक्सीन बनाया है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन, हैदराबाद में कंपनी स्टेब्लिश्ड है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा
ये चीज भी ध्यान रखना जरूरी है कि पुणे तो पहले नंबर पे है एयर इंडिया में, एयर इंडिया की न्यूज सुनने के लिए। इसके अलावा दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे कौन है? तो दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद है। बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद दूसरे, तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अगला, ऑल इंडिया रेडियो के बारे में कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि इसका स्टैटिक फैक्ट्स अगर पता होगा तो एग्जाम में आने के चांस ज्यादा है। 23 जुलाई 1927 को सबसे पहले लॉन्च हुआ था ऑल इंडिया रेडियो, AIR जिसको बोलते हैं, AIR रेनबो जो आया था, इसको आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली, और ये प्रसार भारती के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रसार भारती के अंतर्गत आता है, यह चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो AIR जो है प्रसार भारती के अंतर्गत आता है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक न्यूज और आई थी कि AIR ऑल इंडिया रेडियो जो है इंडिया में सुनने में तो पहले नंबर पे पुणे है, लेकिन वर्ल्ड में इंडिया के बाद पहले नंबर पे किसका स्थान आता है? मीन्स इंडिया तो पहले नंबर पे होगा ही, अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो USA है, जहाँ पे सबसे ज्यादा AR जो विदेश में AIR सुना जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और प्रसार भारती के हेड कौन है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, चेयरमैन प्रसार भारती कौन है? वो है A सूर्य कुमार। सूर्य कुमार जो हैं ये प्रसार भारती के हेड हैं। बढ़ते हैं अगले की तरफ। RK भदौरिया बांग्लादेश वायुसेना की पासिंग आउट परेड POP की समीक्षा करने वाले पहले विदेशी सेना प्रमुख बने। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया था? भारत और बांग्लादेश के बीच में अभ्यास होता है संप्रीति, संप्रीति अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के द्वारा। इसके अलावा बता दें कि बांग्लादेश ने अभी एक मल्टीलेटरल सैन्य अभ्यास शुरू किया था, शांतिर अग्रसेना, शांतिर अग्रसेना करके शुरू किया था, ये चीज ध्यान रखेंगे। मित्र शक्ति होती है श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। और सूर्य किरण होती है नेपाल के द्वारा, नेपाल और इंडिया के बीच में। श्रीलंका और इंडिया के बीच में मित्र शक्ति, संप्रीति बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, सूर्य किरण नेपाल और इंडिया के बीच में, दस्तलिक उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में, उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में होती है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। मिलिट्री एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में महान्यायवादी के वेणुगोपाल के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? के वेणुगोपाल जो कि महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और जो महान्यायवादी के बारे में जितनी भी बातें लिखी गई हैं हमारे संविधान में, वो आर्टिकल है 76। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 56 में क्या है? आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, क्या है? आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, जो कि सबको पता है कि 5 साल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल मैं लिख नहीं रहा हूं उसको। इसके अलावा आर्टिकल 55 में क्या है? गवर्नर। आर्टिकल 55 में गवर्नर के बारे में बताया है। गवर्नर का वो पद ग्रहण करना या शपथ ग्रहण करना, यानी कि हम कह सकते हैं ओथ ऑफ गवर्नर। ओथ ऑफ गवर्नर, गवर्नर जब शपथ ग्रहण करता है तो उसको आर्टिकल नंबर 155 में बताया गया है कि उसको जो शपथ दिलाएंगे वो राष्ट्रपति दिलाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा गवर्नर को। ये आर्टिकल 155 में लिखा गया है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके बारे में बताया गया। हालांकि हमारे देश में अभी तक ऐसी कंडीशन अच्छी रही है कि एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हुआ, लागू हुआ है। और ना लगे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ही दयनीय दशा हो जाती है तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, वित्तीय आपातकाल। इसके अलावा 2 और भी आपातकाल होती हैं, जैसे कि आर्टिकल 360 तो है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 352, ये भी एक टाइप की आपातकाल ही है। ये आपातकाल जो होता है आंतरिक विद्रोह या सैन्य विद्रोह में लगता है। ठीक है, अशांति के क्षेत्र में लगता है, अशांति या आंतरिक विद्रोह।
और ये 356 जो है, 356 को बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी, जब कोई भी स्टेट कार्यकाल संभालने में सक्षम न हो तो स्टेट के जो भी पावर होते हैं वो राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है और अपने हिसाब से संचालन करता है। ये आर्टिकल नंबर 356 में बताया गया है कि ये स्टेट इमरजेंसी है, राज्य आपातकाल या इसी से रिलेटेड होता है अध्यादेश। ये बात याद रखेंगे आप लोग। 3 टाइप की इमरजेंसी हमने बता दिया। आर्टिकल 155 में गवर्नर का ओथ यानी कि गवर्नर शपथ लेता है जिसको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 76 में के वेणुगोपाल जो अभी हैं लिए हैं। उसके बाद आर्टिकल 56 में बताया था राष्ट्रपति का कार्यकाल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सी खिलाड़ी या कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं ले रहा है। इनमें से दो जो आपको फोटो दिख रहे हैं ये हैं सेरेना विलियम और ये हैं राफेल नडाल। ये दोनों लोग इस बार टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं ले रहे हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों टेनिस प्लेयर हैं। इसके अलावा इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वेट। हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। एशले बार्टी कौन है? एशले बार्टी वर्ल्ड्स नंबर 1 टेनिस प्लेयर, नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं एशले बार्टी। ये चीज तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 1 प्लेयर एशले बार्टी और अभी टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सेरेना विलियम्स और राफेल नडाल। सेरेना विलियम्स है कहाँ से? सेरेना विलियम्स हैं यूएसए से, यूएसए से खेलती हैं सेरेना विलियम्स। ये 4 बार गोल्ड ला चुकी हैं ओलंपिक्स में। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि 4 बार गोल्ड ला चुकी हैं, इस बार नहीं खेल रही हैं। राफेल नडाल कौन है? राफेल नडाल फ्रांस के टेनिस प्लेयर हैं, स्पेन के हैं, स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट, जो कि उस पे क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, यानी कि हार्ड कोर्ट पे नहीं खेला जाता। आपको पता होगा ये ग्रैंड स्लैम में आता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की क्रिकेटर अंशुला राव देश की पहली महिला क्रिकेटर जो डोप टेस्ट में फेल हुई है। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डोप टेस्ट का मतलब क्या होता है? डोप टेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जितनी भी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज है या फिर जो भी स्पोर्ट्स की गाइडलाइंस होती हैं, उस गाइडलाइन के अलावा हम अलग तरीके से कुछ इनहेल कर लेते हैं या फिर किसी चीज़ का मादक पदार्थ का सेवन कर लेते हैं या फिर एनर्जी बूस्ट करने के लिए कुछ खा लेते हैं, तो वहाँ पे डोप टेस्ट में उनको इलीगल मान लिया जाता है और उनको फेल मान लिया जाता है, तो वहाँ पे उनको डिबार करने के चांस ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में डोप टेस्ट में अंशुला राव जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं वो फेल हो गई हैं। पूछा है नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी, और नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का फुल फॉर्म है। ऐसे ही ये तो इंडिया का हो गया नाडा, ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे होता है, उसका नाम है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर्स कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। माधुरी दीक्षित को माँ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। माँ अभियान, माधुरी दीक्षित को माँ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिया मिर्जा को क्या बनाया गया है? दिया मिर्जा को भी कुछ नियुक्त किया गया, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। दिया मिर्जा को वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट और स्वच्छ साथी कार्यक्रम, वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट और स्वच्छ साथी कार्यक्रम, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट और स्वच्छ साथी कार्यक्रम के बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। विद्या बालन को क्या बनाया गया है? विद्या बालन को बनाया गया है निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन। सुनील शेट्टी वाडा के, माधुरी दीक्षित माँ अभियान के, दिया मिर्जा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के और विद्या बालन निर्मल भारत के।
नाडा के बारे में मैंने बता दिया था। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 24 नवंबर 2005 को इनका गठन हुआ था। 24 नवंबर 2005 को, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली। नवीन अग्रवाल सीईओ हैं नाडा के। लोगो आपके सामने दिख रहा है जिसमें आप पीपल के पत्ते हैं दो, एक इन्वर्ट पोजीशन में, एक अपराइट पोजीशन में है। हेडक्वार्टर्स पता ही है, लोगो भी कभी एग्जाम से पूछ लेता है, तो लोगो पे भी ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही करंट अफेयर, ठीक है। हम लोग जो भी न्यूज इंपॉर्टेंट हेडलाइंस पढ़े एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या आज की न्यूज थी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश की क्रिकेटर अंशुला राव देश की पहली महिला क्रिकेटर जो डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सेरेना विलियम्स और राफेल नडाल खेलने से मना कर दिए हैं इस बार, यानी कि भाग नहीं लेंगे। हाल ही में महान्यायवादी के वेणुगोपाल को दोबारा से नियुक्त किया गया है। आर.के. भदौरिया बांग्लादेश वायुसेना की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करने वाले पहले विदेशी सेना प्रमुख बने हैं। न्यूज ऑन एयर ऑल इंडिया रेडियो पे सुनने वाले, लाइव स्ट्रीम सुनने में पुणे शहर रहा सबसे प्रथम स्थान पे। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया। इराक और सीरिया पर हाल ही में यूएसए ने एयर स्ट्राइक किया। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी दीपिका कुमारी। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है 29 जून को। अच्छा, 29 जून को एक और चीज मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस भी 29 जून को ही मनाया जाता है। इसके अलावा पहला रेबीज मुक्त जो प्रदेश बना है वो बना है गोवा। आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आप लोग रिवाइज करते रहिए। और आप लोगों को टेलीग्राम में इसका जो पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में रिमोट एकेडमिक मिल जाएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।